वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीजीटी इकोनॉमिक्स प्रवक्ता अर्थशास्त्र का 18 अगस्त 2021 को जो पेपर आयोजित किया गया है उसकी जो ऑफिशियल आंसर की हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जारी की गए हैं उसके आधार पर आज के हम वीडियो में सारे जो 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री का विचार था कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। तो ये कथन आपका है हार्ट्रे का। ठीक है, हार्ट्रे का जो व्यापार चक्र का सिद्धांत था वो उसके साथ में संबंधित था। फिर दूसरा अगर हम देखें, प्रशुल्क, अगर टेरिफ लगाया जाता है तो टेरिफ से क्या होगा, प्रशुल्क से क्या होता है, एक देश के द्वारा जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, आयात किए जा रहे हैं, वो एक तरह से क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे, उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब क्या हो गया, जब खुले बाजार में देश का केंद्रीय बैंक या भारत के संदर्भ में अगर आप देखो तो भारत का जो रिजर्व बैंक होता है वो सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करके अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, निम्न समंकों से प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रमाप विचलन ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब क्या हो गया, एक्स बार, तो यहाँ पे आपको एक्स बार का स्क्वायर माइनस करना है। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमको दिया हुआ है 1000, 1000, इसमें आपको डिवाइड करना है एन का। अब देखिए एन यहाँ पे हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको एक्स बार दे रखा है 6 और सिग्मा एक्स कितना दे रखा है 60। तो देखिए 60 में अगर आप एन का डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आना चाहिए, एक्स बार आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसका मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 में आप 6 का डिवाइड कर दोगे, मतलब n इक्वल टू क्या है 10। तो यहाँ पे आप 10 का डिवाइड कर दोगे। अब देखिए 1000 में अगर हम 10 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारे पास में कितना आएगा 100। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार हमको दे रखा है कितना 6 का स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। अब देखो 100 में से आप 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 100 में से 36 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 64, और 64 जो अंडर रूट होगा वो 8 का होगा। ठीक है, 64 का अंडर रूट कितना होगा 8। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, फिस्कल पॉलिसी का उपकरण इनमें से कौन सा नहीं है, बैंक दर। ठीक है, बैंक दर जो है वो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मुद्रा की तटस्थता, मूल्य स्थिरता और विनिमय दरों को स्थिर बनाए रखना, ये तीनों उद्देश्य हैं। गतिशील संसाधन ये उद्देश्य नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मूल्य क्या होगा जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य हो। तो देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का मान कितना होता है 1। अगर एमपीसी आपका 0, एमपीसी हमको निकालना है, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस कितना है 0, तो एमपीसी क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू 1। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, तुलनात्मक लागत सिद्धांत को अवसर लागत के, देखिए तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया था रिकार्डो ने, लेकिन तुलनात्मक लागत को अवसर लागत के रूप में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो वर्जन है वो किसका है, हेबरलर का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, थर्मल पावर का। ठीक है, तापीय ऊर्जा का, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, यदि उधार और अन्य देयताएं बजटी घाटा में जोड़ दिया जाए, ठीक है, बजटी घाटा में सरकार को जो उधार लिया गया है और सरकार की अदर जो भी लाइबिलिटीज हैं दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है, कीमत विभेद केवल तभी संभव होता है जब बाजार में एकाधिकार की स्थिति हो, ठीक है, एकाधिकार मोनोपोली का मतलब जब बाजार में केवल एक ही विक्रेता हो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र किनके बीच में संबंध को स्थापित करता है, फिलिप्स वक्र इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात अथवा जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात क्या होता है, कुल पूंजी फंड में जोखिम भारित संपत्तियों का डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करते हैं। नेक्स्ट है, यदि उपभोक्ता का उपयोगिता फलन को दे रखा है, ठीक है, संतुलन स्तर पर मांग फलन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, परिमाणात्मक साख नियंत्रण, ठीक है, परिमाणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण का जो उपाय है इनमें से आपका कौन सा होगा, तो देखिए मात्रात्मक में आ जाएगा बैंक रेट, ठीक है, बैंक दर, बाकी नैतिक दबाव है, साख नियमन हो गया, प्रचार है, प्रत्यक्ष कार्रवाई है, ये सब उसमें आता है, गुणात्मक में आते हैं। यहाँ पे आपको परिमाणात्मक पूछा हुआ है, क्वांटिटेटिव पूछा हुआ, इसलिए आंसर हो गया बैंक रेट। क्वांटिटेटिव में कौन कौन से आते हैं, बैंक रेट आता है, CRR आता है, SLR आता है और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट है, R इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये जो रैंक डिफरेंस मेथड होती है कोटि अंतर विधि, उसमें सह संबंध ज्ञात करने का फॉर्मूला है और इसमें D क्या होता है, दो जो रैंक होती है R1 और R2 दोनों श्रेणियों की रैंक जो कोटि होती है उसका अंतर होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था कौन सी है, ठीक है, टेलीकॉम को कौन रेगुलेट करती है, ट्राई, TRAI। नेक्स्ट है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से 17 तक की अवधि थी और उसके बाद में जो योजना आयोग था उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग कब किया जाता है, तो मंदी काल के समय, ठीक है, जब डिप्रेशन का पीरियड होता है उस समय। नेक्स्ट है, मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर के द्वारा किया गया है, वाकर का जो मजदूरी का सिद्धांत है वो अवशेष अधिकारी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हेक्सर होलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच में व्यापार क्यों होता है, क्योंकि उन देशों में उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी संपन्नता में या साधनों की उपलब्धता में अंतर पाया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति, ठीक है, जो इंडक्टिव मेथड है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा, जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल के द्वारा। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तु के संबंध में क्या सही है, देखिए गिफिन वस्तु में जो कीमत प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है लेकिन आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रबल ऋणात्मक प्रभाव होता है। इस स्थिति में क्या होगा, आय बढ़ने पर वस्तुओं की जो मांग है वो एक तरह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जो आय प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होगा, प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है, परिभाषा के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, अर्थव्यवस्था में आय में, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, और Y हम कौन सी लेते हैं, डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग, तो यहाँ पे आपको मांग लेनी है किसी एक वस्तु की और कीमत में जो परिवर्तन लोगे वो दूसरी वस्तु का होना चाहिए,
फिर P अपॉन Q होता है, तो प्राइस आपको दूसरी वस्तु की और मात्रा कौन सी लेनी है आपको, पहली वस्तु की। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 26वां, लियोनटिफ विरोधाभास किस सिद्धांत का अध्ययन करता है। ठीक है, लियोनटिफ विरोधाभास जो होता है वो आनुभाविक परीक्षण करता है हेक्सर ओहलिन सिद्धांत का। हेक्सर ओहलिन सिद्धांत क्या कहता है, जिस देश में जो साधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, अबुडेंट होते हैं, वो उस वस्तु का, उस जो पूंजी अगर ज्यादा है तो पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करेगा। लेकिन लियोनटिफ ने इसका जो परीक्षण किया था, उसके जो रिजल्ट आए थे वो इसके जस्ट विपरीत है। मतलब अमेरिका एक तरह से पूंजी ज्यादा पाई जाती, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था, श्रम गहन वस्तुओं का आयात कर रहा था, सॉरी श्रम गहन वस्तुओं का वो निर्यात कर रहा था। नेक्स्ट है मांग का नियम कहता है, ठीक है, मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। कीमत बढ़ने पर मांग जो है वो घटेगी। नेक्स्ट है निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन से आएंगे, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये तीनों। विस्तार जो है वो रेंज वो किस में आता है, अपकिरण के माप में आएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई। किसान कॉल सेंटर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2004 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। देखिए यहाँ पे KCC लिखा हुआ है, इसका मतलब किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है, किसान कॉल सेंटर, ठीक है, जो स्थापित किया गया था 2004 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है एकाधिकारी शक्ति की कोटि को सूत्र से मापा जाता है, ठीक है। मोनोपोली पावर को मेजर करने के लिए कीमत माइनस सीमांत लागत और डिवाइड कर देंगे कीमत का। नेक्स्ट है जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब कुल उत्पादन, देखिए जो सीमांत होता है वो कुल में परिवर्तन की दर को दर्शाता है, और जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है इसका मतलब कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। सीमांत उत्पादन घटने का मतलब क्या है, कुल उत्पादन घट रहा है या घटती हुई दर से उसमें चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है वर्जन सिद्धांत किस वस्तु में लागू होता है, तो ये होगा निजी वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है। उसमें जो व्यक्ति कीमत चुकाएगा वही उसका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है डाल्टन के अनुसार करदान क्षमता कौन सा रूप है, टैक्सेबल कैपेसिटी जो होती है उसका रूप कौन सा है, सापेक्ष है, रिलेटिव होता है, तुलना कर सकते हैं। फिर है भारत में कृषि क्षेत्र के वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, नाबार्ड, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी। पूरक वस्तुओं में क्या होगा, एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो उस वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाएगी, लेकिन इसकी जो पूरक वस्तु है वाई, उसकी मांग भी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध, इसलिए मांग की लोच कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट देखिए सरकार द्वारा अंतरण भुगतान निवल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि, ठीक है, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान क्यों सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनकी बराबरी के लिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का कोई उत्पादन नहीं होता, ये तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं, बदले में नई वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है साम्य एक स्थिति है जहां पे, ठीक है, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होते हैं, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, एक फर्म अधिकतम उत्पादन करती है, सारे कथन क्या हैं, सही हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट देखिए द्वय अंतराल मॉडल, ड्यूब गैप मॉडल जो होता है वो किसके साथ में संबंधित हैं, बचत बाध्यता और विदेशी मुद्रा बाध्यता। नेक्स्ट है VKRV राव जो है वो किसके साथ में संबंधित हैं, तो इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में उन्होंने अनुमान लगाए थे। VKRV राष्ट्रीय आय के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा,
तो फिलिप्स वक्र का संचालन इस प्रकार से होगा कि बेरोजगारी क्या होगी, घटेगी, और मुद्रास्फीति क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब सार्वजनिक व्यय बढ़ता है, लोगों के पास में अधिक पैसा आएगा, तो मुद्रास्फीति क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अधिक पैसा आने से क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में आता है जब, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या कहता है कि जब एक साधन को स्थिर रखा जाए और अन्य साधन को परिवर्तनशील रखा जाए, या कुछ साधन को स्थिर रख के एक साधन की मात्रा को अगर परिवर्तनशील रखा जाता है तो एक समय बाद में जो उत्पादन है वो क्या होगा, घटेगा। तो स्थिर और परिवर्तनशील साधन दोनों होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित के सही कालक्रम को ज्ञात कीजिए, ठीक है, सही कालक्रम आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किन्स का उपभोग फलन आया था, उसके बाद में सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबरी की आई थी, उसके बाद में फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना 1957 के आसपास आई थी, और फिर 62 के आसपास जैसे आप देखो तो आयु चक्र परिकल्पना है। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 1 3 4 2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, प्योर मोनेटरी फिनोमिनन है। ये कथन जो है किसका है, हार्ट्रे का है। नेक्स्ट है आंतरिक मितव्ययताएं उत्पन्न होती हैं जब एक फर्म क्या करेगी, श्रम विभाजन को लागू करती है, तो क्या होगा, आंतरिक मितव्ययताएं इंटर इकोनॉमीज जो है वो उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था, तो भूमि का पुनर्वितरण करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण समांतर माध्यम मध्यिका के बीच में क्या संबंध होता है, जेड जो होता है वो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार के इक्वल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, ब्याज की दर के ऊपर, ठीक है। इसको हम किन्स का जो तरलता पसंदगी सिद्धांत है उसके अनुसार देखें तो मुद्रा की लेन देन मांग और सतर्कता उद्देश्य के लिए मांग आय पे ऊपर निर्भर करेगी, और सट्टा उद्देश्य के लिए जो मांग होती है वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करेगी। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से किसे लाभ होगा, ठीक है, मुद्रास्फीति से ऋणदाता को हानि होती है और ऋणी को लाभ होगा। नेक्स्ट है घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो कब उत्पन्न होगी, जब कोई व्यक्ति प्रथम बार श्रम शक्ति में जोड़ता है तो उसे काम मिलने में जो समय लगता है, ठीक है, या एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं तो जब तक वो बेरोजगार रहता है उसको हम क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट है बेसेल समझौता जो है वो किसके साथ में संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र के साथ में संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तरलता पसंदगी सिद्धांत में तरलता जाल की स्थिति क्या होती है, ठीक है, तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा का जो मांग वक्र है वो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। मुद्रा की मांग क्या होती है, पूर्णतया लोचशील हो जाती हैं। नेक्स्ट है किन्स ने स्फीतिक अंतर की अवधारणा की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में दी है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप जो है पॉपुलर है किन्स का, ये जो अवधारणा है उनके द्वारा उनकी बुक आई थी हाउ टू पे फॉर द वॉर, ठीक है, उसमें उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है कर विवर्तन टैक्स शिफ्टिंग जो है वो किस प्रकार की हो सकती हैं, फॉरवर्ड भी हो सकती हैं, बैकवर्ड भी हो सकती है, दोनों ओर हो सकती हैं, आगे और पीछे और। नेक्स्ट है किस बाजार में फर्म की सीमांत आय कीमत के बराबर होती हैं, कीमत या AR और MR किस बाजार में बराबर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट है हेबरलर के अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार पूर्ण विशिष्टीकरण जो है वो कब होता है,
ठीक है। पूर्ण विशिष्टीकरण के लिए क्या जरूरी है, फुल स्पेशलाइजेशन जो होता है वो कब होगा, जब अवसर लागत जो है उत्पादन संभावना वक्र क्या है, एक सीधी रेखा के रूप में, ठीक है। जब क्या होती है, जो अवसर लागत है वो एक तरह से क्या हो, स्थिर हो, उस स्थिति में। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कुल मांग वक्र एडी कहां से प्रारंभ होता है। समग्र मांग वक्र का आकार आपका इस तरीके से होता है, जो मूल बिंदु से, ये आपका मूल बिंदु है, इससे ऊपर से प्रारंभ होता है, ठीक है। मूल बिंदु से ऊपर से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता विश्लेषण में वह स्थिति जो उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाती हैं, ठीक है। उपभोक्ता का संतुलन क्या होगा, जहां विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात कीमत अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, तटस्थ वक्र की कौन सी विशेषता नहीं होती है। तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते होते हैं, बिल्कुल सही हैं। फिर ये अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये लंबवत रेखा इस आकार में ये नहीं होंगे, तो ये विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्यापक मुद्रा की माप किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। व्यापक मुद्रा किसको कहा जाता है, M3, जिसके अंतर्गत M1 प्लस बैंकों के पास में जो टाइम डिपॉजिट होती हैं, समय जमा होती हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, शब्द संभाव्य अपचंबा किस सिद्धांत के साथ में संबंधित है। पोटेंशियल सरप्राइज जो होता है वो किसके साथ में संबंधित होता है, लाभ सिद्धांत के साथ में। नेक्स्ट है, जन की संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो किसके साथ में संबंधित है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति जो है वो जनन संक्रमण सिद्धांत के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, उन सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और लोगों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनंत। तो यहाँ पे आपको केवल एक ही कारण दे रखा है, अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस प्रकार की वित्त व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। किस प्रकार की वित्त व्यवस्था पाई जाती है, संघीय वित्त व्यवस्था, फेडरल फाइनेंस, केंद्र सरकार के माध्यम से जो अन्य सरकारें होती हैं उनको वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है, भूयिष्ठक अनुमान लगाइए यदि समांतर माध्यम। मोड आपको कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Z इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। तो यहाँ पे आप करोगे 3 इंटू मीडियन कितना दे रखा है, 14, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स बार। 2 इंटू एक्स बार करोगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। फिर 42 में से 24 को माइनस करना है, तो 42 में से 24 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। इसको देख लेना आप। नेक्स्ट देखिए, करों का उद्देश्य होता है, सरकार जो टैक्स लगाती हैं वो टैक्स क्यों लगाती हैं, अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था का नियमन करने के लिए। देखिए, अनिवार्य भुगतान तो करों की विशेषता है, न कि करों का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत, इंस्टीट्यूशनल सोर्स में अगर देखें तो जो सहकारी साख समितियां होती हैं, सारे व्यापारिक बैंक होते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। देशी बैंकर जो हैं वो एक तरह से गैर संस्थागत स्रोतों में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव, ठीक है। अभी भी हमने इससे पहले भी देखा था कि आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है, संभावित संतुलन नहीं होता है।
नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित करना है। ब्याज का जो तरलता अधिमान सिद्धांत है वो किसके साथ में संबंधित है? किन्स के साथ में। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। उसके बाद में आपका है कि ब्याज का जो त्याग सिद्धांत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको नहीं दे रखा ऑप्शन में, ब्याज का त्याग सिद्धांत है। ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत किसके साथ में संबंधित है? फिशर के साथ में। फिर उसके बाद में ब्याज का ऑस्ट्रियाई सिद्धांत जो है, ठीक है, वो किसके साथ में संबंधित है? सीनियर के साथ में। तो यहां पे आपका जो क्रम देखोगे, सबसे पहला आना चाहिए आपका टू आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है, आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सिफारिशें की थी? बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दो वस्तुओं x और y के बीच रूपांतरण की दर को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? MRT और अवसर लागत के रूप में, ठीक है, जिसको हम सीमांत लागत के रूप में दोनों वस्तुओं की सीमांत लागत का अनुपात ले सकते हैं। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर, ये हमारा डिमांड कर्व है, इसका जैसे ये ए बिंदु है, ये बिंदु है, तो विभिन्न वक्रों पर मांग की जो लोच है वो क्या होगी? अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे अगर ये अक्षों को टच करेंगे वहां पे अनंत हो सकती हैं, शून्य हो सकती हैं। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए सकल और शुद्ध बिल्कुल सिंपल सा है, सकल और शुद्ध। नेट और ग्रोस में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का होता है, गिसावट का होता है। अगला देखिए, रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच में व्यापार के लिए किस प्रकार का लागत अंतर होना चाहिए? रिकार्डो के लिए पूछा हुआ है तो तुलनात्मक लागत अंतर। किन्स का पूछता तो निरपेक्ष लागत अंतर। हेबरलर का अगर पूछे तो अवसर लागत के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त उत्पादन साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करती हैं? ठीक है, ये सारी शर्तें यहां पे सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। फिर नेक्स्ट देखिए, यूलर प्रमेय जो है, ठीक है, वो साधनों के बीच में उनकी जो आय है उनके वितरण से संबंधित होती है। यूलर जो प्रमेय है, जो भी उत्पादन किया जाता है उसका मूल्य जो साधनों को भुगतान की जाने वाले मूल्य या आय के बराबर होता है, इसको हम यूलर प्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट है, इष्टतम प्रशुल्क, ऑप्टिमम टेरिफ क्या होता है? ठीक है, ऑप्टिमम टेरिफ क्या होता है? जो किसी देश में कल्याण के स्तर को अधिकतम करता है। लेकिन कल्याण का स्तर हमको यहाँ पे नहीं दे रखा, तो हम कह सकते हैं कि जो व्यापार की शर्तों में सुधार करता है। नेक्स्ट देखिए, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद में दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी, एक तो विश्व बैंक और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पे हमको केवल विश्व बैंक दे रखा है, IBRD जिसको हम कहते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, CRISI क्रिसिल, ICRA, CIBIL क्या हैं? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, ठीक है। कहाँ की हैं? इंडिया की। तो हम कह सकते हैं ये भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। नेक्स्ट है, कोब डगलस उत्पादन फलन में स्थिर पैमाने के प्रतिफल कब होंगे? जब अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होगा? इक्वल टू 1 होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो बढ़ते प्रतिफल होंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न होंगे। और अगर अल्फा बीटा का जो योग है अगर वो लेस देन 1 होगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, विकास के आधार पर निम्नलिखित को कालक्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, जो सिद्धांत पहले दिया गया है उसको आपको पहले लिखना है और बाद वाले सिद्धांत को बाद में। तो देखिए, सबसे पहले आपका आ गया था मांग का नियम, उसके बाद में हासमान सीमांत उपयोगिता नियम, फिर उसके बाद में आ गया हमारा क्रमवाचक विश्लेषण, और लास्ट में प्रकट अधिमान सिद्धांत सैमुअल्सन का। तो 1 4 3 2।
यहाँ पे लास्ट में 2 है। फिर नेक्स्ट है, किसके मॉडल में प्रत्येक विक्रेता प्रतिद्वंदी उत्पादन को स्थिर मानता है। ठीक है, उत्पादन के बारे में पूछा हुआ है, कौन मानता है? कुर्नो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग्म प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन से होते हैं? संपत्ति और आयकर, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स। नेक्स्ट है, एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की जो बचत है वो क्या होगी? घटेगी। ठीक है, आयात शुल्क से क्या होगा? वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी, उपभोक्ता को अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? उपभोक्ता की बचत घटेगी। नेक्स्ट है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा? ठीक है, मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ेगी तो ये देखिए हमारा एलएम वक्र है, ये आईएस वक्र है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से क्या होगा? एलएम वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विंकुचित मांग वक्र का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किंग डिमांड कर, पॉल एम स्विजी के द्वारा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपने मेरे अगर वीडियो देखे होंगे तो उनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे, 80% से भी ज़्यादा। नेक्स्ट है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनरी एजेंसी लिमिटेड मुद्रा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कब शुरू की गई? ठीक है, मुद्रा योजना जो है वो श्री प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा शुरू की गई थी अप्रैल 2015 में, 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट है, कैनकुन सम्मेलन 2010 में हरित जलवायु कोष GCF की स्थापना की गई, परंतु इसका विचार प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? ये हुआ था कोपनहेगन सम्मेलन 2009 से। श्रेणी को 2 बराबर भागों में जो माप बांटता है उसको हम क्या कहते हैं? मध्यिका कहते हैं, मीडियन। नेक्स्ट है, श्रेणी को, ये हो गया है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कौन सा वर्ष महान विभाजन, ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन, किसको कहा जाता है? 1921 को। उसके बाद में है, एशियन विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहां पे है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्यावसायिक बैंक जो होते हैं वो साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से करते हैं? उनके पास में जो नकद जमाएं होती हैं उसके आधार पर। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है हमको। यहाँ पे जो सापेक्ष आय परिकल्पना है वो किसके साथ में संबंधित है? जेम्स ड्यूजनबरी के साथ में। सबसे पहले 2 आना चाहिए। फिर पूंजी स्टॉक का समायोजन निवेश संबंधी मॉडल है, वो किसके साथ में संबंधित है? क्रय शक्ति समता नियम जो है वो केसेल। मतलब सबसे पहले 2 आना चाहिए और लास्ट में आपका आना चाहिए 1। ठीक है, ऐसे आप 1-2 क्वेश्चंस भी अगर इनमें से कर सकते हो तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो इनमें से ऑप्शन होगा सी। ठीक है, फर्स्ट का देखिए सेकंड है और लास्ट का कौन सा है? थर्ड। नेक्स्ट है, यदि MPC 0.5 है तो गुणक का मान होता है 1/1 माइनस MPC, तो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 1/1 माइनस 0.5 करोगे, 1/0.5 इक्वल टू कितना होता है? 2। फिर नेक्स्ट है, सैमुअल्सन के व्यापार चक्र मॉडल में किस स्थिति में नियमित व्यापार चक्र, देखिए नियमित व्यापार चक्र के लिए क्या है? अल्फा और बीटा का जो गुणांक है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कब हो सकता है? ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपके स्थिर विस्तार के साथ में जो नियमित व्यापार चक्र होंगे, अगर 1 से मान कम होता है तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 से कम मान होगा तो 0.5 को आप बीटा 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.5 ही आएगा, परिबंधित जिसको हम कह सकते हैं। फिर अगर 1 से गुणांक ज्यादा आता है तो क्या होगा? विस्फोटात्मक होगा। सी ऑप्शन अगर आप देखोगे विस्फोटात्मक होगा, और डी ऑप्शन अगर देखोगे 0.8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चक्रहीन विस्फोटात्मक चक्र की स्थिति होगी सैमुअल्सन के व्यापार चक्र मॉडल के अनुसार। नेक्स्ट देखिए,
कोई देश अपने भुगतान संतुलन में अवमूल्यन के द्वारा सुधार ला सकता है जब उस देश की निर्यातों और आयातों की मांग की लोच क्या होनी चाहिए, इकाई से अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सांख्यिकीय समंकों का मुख्य लक्षण क्या होता है। सांख्यिकीय समंक जो होते हैं वो उनको संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, तथ्यों का समूह होता है और अनुमान के द्वारा भी उनको एकत्रित कर सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रतिफल है। ठीक है, इसमें हम सारी या मुफ्त जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है त्वरक गुणांक व्यक्त किया जाता है इस रूप में। ठीक है, त्वरक गुणांक क्या दर्शाता है, उपभोग में परिवर्तन से जो निवेश है उसमें क्या परिवर्तन होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। उपभोग में परिवर्तन से निवेश मांग में जो परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है कीन्स ने जेबीसी का किस नियम को गलत बताया था। ठीक है, बाजार नियम जिसके अनुसार पूर्ति अपनी मांग जो है वो स्वयं बना लेती, उसकी कीन्स ने आलोचना की थी। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, मनीला में। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी, शिव रमन समिति की सिफारिशों के आधार पर, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, राजकोषीय नीति का इनमें से उद्देश्य कौन सा नहीं है, वित्तीय संस्थाओं का नियमन करना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रशुल्क एक विधि नहीं है। ठीक है, प्रशुल्क के द्वारा भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, आयातों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, विनिमय दर स्थिरीकरण की नीति नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है। तो HDI की गणना करने के लिए शिशु मृत्यु दर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो PQLI है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, उसके लिए शिशु मृत्यु दर को प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोब डगलस उत्पादन फलन के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है, कोब डगलस उत्पादन फलन में इकाई के बराबर होती है। ठीक है, तो ये कथन जो हमारा वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट है मानव प्रगति व्याख्या में किस वर्ष से लैंगिक सशक्ति माप को आरंभ किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1995। नेक्स्ट है अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, जो अतिरिक्त श्रमिक होते हैं उनको हटाने से भी कुल रोजगार पे कोई प्रभाव, कुल जो उत्पादकता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है जब श्रम बाजार में क्रेता एकाधिकार तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो संतुलन की स्थिति में क्रेता एकाधिकारिक शोषण के बीच अंतर जो होगा वो क्या होगा, सीमांत मजदूरी और औसत मजदूरी का। नेक्स्ट है कुल आभास लगान किसके बराबर होता है, कुल आगम में से परिवर्तनशील लागत को माइनस कर दें। और कुल आभास लगान की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति लाभदायक है। ठीक है, मुद्रास्फीति से क्या होता है, जो व्यापारी वर्ग होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनको एक तरह से लाभ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है न्यूट्रल मनी तटस्थ मुद्रा का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, सबसे पहले विक स्ट्रीट के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य RCH सेकंड कब प्रारंभ किया गया। यह प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2006 में। नेक्स्ट है उपभोग कर लगाने की जो सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई है, व्यय कर की अगर हम बात करें काल्डोर के द्वारा। नेक्स्ट है कीन्स सबसे अधिक संबंध है किसके साथ में संबंध है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मांग जनित मुद्रास्फीति के साथ में। नेक्स्ट है पूंजी एवं श्रम की निरंतर प्रतिस्थापन किसके द्वारा दर्शाया जाता है।
तो ये हो जाएगा जब आपका जो समोत्पाद वक्र है वो इस आकार का हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लागतों में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? पहले बताया था मैंने आपको इसी वीडियो में, रिकार्डो के द्वारा। नेक्स्ट, एक तटस्था वक्र पर विभिन्न बिंदु जो हैं वो क्या समय प्रदर्शित करते हैं? एक ही तटस्था वक्र पे संतुष्टि का जो स्तर होगा वो समान होगा, चाहे ए बिंदु देखो, बी बिंदु देखो, सभी जगह संतुष्टि का स्तर समान होगा। नेक्स्ट है, वह बजट जिसमें कर, आय और व्यय बराबर होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित बजट कहेंगे, बैलेंस बजट। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र विश्लेषण के अनुसार स्फीति की समस्या को हल करते हैं तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी या फिर उत्पादकता जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हेक्सर ओलिन सिद्धांत में साधन कीमत के संदर्भ में साधन प्रचुरता के कारण कब किसी देश को पूंजी प्रचुर कहा जाएगा? तो यहां पे अगर हम देखें पूंजी प्रचुर के लिए क्या कंडीशन है? पीसी अपॉन पीएल और पीसी अपॉन पीएल, दो देशों की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये ए देश कब कहा जाएगा? जब ए देश के लिए अनुपात क्या है? कम है बी देश की तुलना में। और बी देश के लिए कब कहा जाएगा? जब ये अनुपात बी देश के लिए कम हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ नहीं है कि किस देश के लिए, ठीक है। ए देश के लिए पूछा हुआ है या बी देश के लिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका सी या ए, इनमें से एक होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप और इसको चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है अंतिम प्रश्न, ओपेक तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। ओपेक एक तरह से क्या है? जो तेल निर्यातक देश हैं उनका एक संगठन है, ठीक है। तो यहाँ पे उन संगठन को एकाधिकार की स्थिति है, इसलिए इसको हम कार्टेल कह सकते हैं, अल्पाधिकार बाजार से संबंधित हैं। तो ये हमारे 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनमें से आपको किसी में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।